हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, एक टॉपिक डिस्कस करने वाले, मानसिक संघर्षों का समाधान यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ मेंटल डिफेंस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं दिख रहा है, बट ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, और जो कि मुझे एक डाउट भी आया था, व्हाट्सएप पर किसी ने डाउट सेंड किया था, तो वो डाउट भी अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपनी सूखी रोटी हलवे से बेहतर होती है, यह किस प्रकार का मानसिक संघर्ष है। और आपका यदि आपने ग्रेड 2 एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर तनाव जो होता है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि बिल्कुल हमारा इसी तरीके से था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक में आते हैं, तो एक तो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण, उसके अंदर आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर अहम सुरक्षा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना ईदम अहम सुपर ईगो, इस तरीके की थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। और साथ ही हम लोग जब संवेग और संज्ञान पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमारा जो संवेगों पर नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है, संवेग क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके टॉपिक्स भी हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट पॉइंट्स बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे नहीं। डायरेक्टली हम लोग उदाहरण के बेसिस पर कि क्या क्या एग्जाम्पल और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग यहाँ पर 11 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आज आपकी जो डायरी है, आज आपके जो नोट्स है, उसके अंदर आप 11 नए पॉइंट को ऐड करेंगे, और आप देखेंगे कि इन 11 ही पॉइंट से आप कम 40 से 50 क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। मतलब एग्जामिनर अलग अलग तरीके से आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर पाएँ। ज़्यादा फोकस हम लोग उदाहरण के ऊपर रखेंगे, एग्जाम्पल या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर पॉइंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें अहम सुरक्षा। अहम सुरक्षा होती क्या है, तो देखो आपने 3 चीज़ें पढ़ी हुई है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के अंदर। सिगमंड फ्राइड के अंदर हम लोग हमेशा 3 चीज़ें क्या पढ़ते हैं, एक चीज़ वो हमेशा बताते हैं, एक चीज़ होती है हमारी ईदम, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हमारी अहम, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास परा अहम, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती है हमारे पास, ये आपके पास लिखी हुई भी है, ईदम, अहम, ठीक है, और तीसरी आती है हमारे पास परा अहम। अब ये तीनों चीज़ें काम कैसे करती है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगी। यदि हम लोग क्या करते हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को समझ लेते हैं, तो हमें सारे हमारे जो संवेग होते हैं वो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। तो इन शॉर्ट हम लोग सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को भी डिस्कस कर लेते हैं और ये सारे पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से शांत माहौल में आप बैठिएगा, हर एक चीज़ को अपन यहाँ पर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, एक आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर अपन ऐसे समझते हैं इस चीज़ को कि अहम जो है हमारा खुद का दिमाग है, ठीक है। अहम क्या है, यहाँ पर आप खुद को इमेजिन कर लीजिए कि ये जो अहम है ये आप खुद हैं, ठीक है। अब अपन ईदम की बात करते हैं, तो ईदम कौन होता है, हमारा राक्षसी दिमाग होता है, ठीक है। बहुत बार मैं इसको इसी शब्द से प्रयोग करती हूँ, हमारा डेविल माइंड या हमारा राक्षसी दिमाग, जो हमें कुछ तो भी फितूर वाले काम करने को बोलता है। अहम क्या है, हम लोग खुद हैं, ठीक है, सेल्फ। और परा अहम क्या है, एक तरीके से कोई एंजल है, कोई परी है, या फिर कोई देवता है, या फिर कोई भगवान है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि आपका अहम मतलब आप खुद हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर कौन सी चीज़ ज़्यादा हावी हो सकती है, आपका डेविल माइंड, मतलब आपके मन में कुछ दबी हुई इच्छाएं जिनको आप दबा कर रखते हो, ठीक है, या फिर आपका कुछ एंजल वाला माइंड जो हमें हमेशा सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि हमें बुराई, किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें बड़ों का सम्मान करना है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा एक अच्छा वाला दिमाग होता है। तो हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से आप मान लो कि एक हमें हमेशा हमारी खुशी जिसमें होती है, हमारी खुशी मतलब हमारी खुशी है कि कुछ भी हमारी इच्छा हो सकती है जो अभी पूरी नहीं हो सकती फिलहाल। अभी लॉकडाउन है तो आपकी ऐसी इच्छा है कि आप घर से बाहर निकलें, कहीं अच्छी दूर टूर पर जाएं, घूमने जाएं, तो वो भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, आपका ईदम, आपका राक्षसी दिमाग बोल रहा है कि आप घर से बाहर निकलो, आप घूमने जाओ, ठीक है। और परा अहम आपको क्या क्या सजेस्ट कर रहा है, वो क्या सजेशन दे रहा है कि नहीं, अभी घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, अभी बाहर पुलिस है और बहुत सारा खतरा आपको हो सकता है। तो परा अहम का सजेशन आपने सुन लिया,
और ईदम का सजेशन भी आपने सुन लिया। अब आपके ऊपर कौन सी चीज़ हावी होगी ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलता है ना आपको ट्रैफिक रूल्स की इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है, वन वे है, इधर नहीं जाना है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो या फिर ट्रैफिक रूल तोड़कर जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो इसी तरीके से हमारा अहम भी है, ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि कौन सी चीज़ उसके ऊपर हावी हो रही है। अभी उसके ऊपर हावी हो रहा है परा अहम, जैसे कि वो क्या कर सकता है, रूल तोड़कर बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो परा अहम उसके ऊपर हावी है, तो बंदा क्या है, घर में ही बैठा रहेगा कि नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तब घूम के आ जाएंगे। लेकिन यदि उसका ईदम उसके ऊपर हावी हो चुका है कि नहीं अभी तो घूमना ही है, तो वो कैसे भी करके घर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा डेविल माइंड होता है जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ फितूर या कुछ ऐसा काम जो कि अभी करने लायक नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है उसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये होती है हमारी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अहम की सुरक्षा करता है। अब आप बताओ कि अभी लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है तो आपके अहम की सुरक्षा कैसे होगी, आप ईदम की बात मानोगे तब सुरक्षा होगी या फिर आप परा अहम जो हमारा एंजल होती है, परी जो होती है, आप ऐसे मान सकते हो, उसकी बात मानोगे तो आपको सेफ्टी मिलेगी। तो आप किसकी बात मानोगे, हमेशा परा अहम जो हमारा बोल सकते हैं अच्छा वाला दिमाग है, अच्छे वाले जो भगवान है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए बोल रही है, आप हमेशा उसकी ही बात मानोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके जो विचार हैं उनका क्या हो रहा है, दमन हो रहा है। मतलब आप अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर अहम सुरक्षा कहा जाता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने अहम मतलब आप अपने सेल्फ की सुरक्षा कर रहे हो। तो अहम सुरक्षा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विचारों का दमन करते हैं, ठीक है। वो चाहे बुरे विचार हो सकते हैं, कुछ अच्छे ख्याल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण वो पॉसिबल नहीं है। तो विचारों का दमन करना किसके अंदर आता है, अहम सुरक्षा के अंदर आता है, ठीक है। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विचारों का दमन करना है, अहम सुरक्षा, रूपांतरण, ठीक है, या फिर उदात्तीकरण, आत्मीकरण, इस तरीके से 3 से 4 ऑप्शन बनेंगे। तो अहम सुरक्षा करना क्या कहलाता है, विचारों का दमन। हम हमारे अहम की सुरक्षा कर रहे हैं, मतलब हम अपने जो विचार है, हमारे जो थॉट्स है, हम उसको खत्म कर रहे हैं या फिर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दमन करना मतलब दबा देना, रोक देना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका यदि क्वेश्चन बनता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अहम सुरक्षा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें, क्योंकि ये वाले जो अपन कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं, यदि आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिखने का ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप एग्जाम टाइम में समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, रूपांतरण का मीनिंग क्या होता है। रूपांतरण मतलब होता है कन्वर्जन, ठीक है। इंग्लिश में यदि अपन इसको बात करें तो रूपांतरण का मीनिंग होता है कन्वर्जन, यानी कि बदलाव या परिवर्तन, ठीक है। अब व्यक्ति के अंदर यदि कोई भी बदलाव आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम किस चीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं, रूपांतरण के अंदर। तो रूपांतरण का मीनिंग ही यही होता है। रूपांतरण मतलब कि रूप के अंदर अंतर कर लेना, ठीक है, रूप में परिवर्तन कर लेना, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझो कि रूपांतरण का एग्जाम्पल क्या होता है। तो परीक्षा से डरने वाले बच्चे का उसी दिन बुखार आ जाना, जैसे बहुत सारे बच्चों को एग्जाम का फियर रहता है ना कि एग्जाम आने वाली है, तो कल एग्जाम है और आज नाइट में बच्चे को फीवर आ गया है, जानबूझकर नहीं, मतलब कि ऐसे कि सच में उस टेंशन के कारण, उस डर के कारण उसको बुखार आ गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये क्या हुआ, उसका जो दिमाग है उसने क्या कर दिया है, उस फियर को, उसके अंदर परीक्षा का फियर इतना बढ़ गया था कि वो जो डर था, वो डर उसकी एक बुखार के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से बन सकता है कि परीक्षा से डरने वाले बच्चों का उसी दिन बुखार आ जाना या फिर तबीयत खराब हो जाना उनके किस प्रकार के संवेगों को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन आपके पास सिमिलर बनेंगे, अहम सुरक्षा, दमन, रूपांतरण या फिर उदात्तीकरण। तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरण, क्योंकि बच्चे के व्यवहार में क्या हो गया है, अभी परिवर्तन आ गया है, ठीक है। और भी ऑप्शन मतलब और भी आप एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, जैसे कि कर्मचारी पर आरोप लगने पर उसका अचानक से तबीयत का बिगड़ जाना या फिर उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाना। बहुत सारे हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं कि जब किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगता है तो सुनते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो उसका शरीर सहन नहीं कर पाता है। तो ये एक तरीके की क्या प्रोसेस कहलाती है, रूपांतरण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। सबसे पहली चीज़ है अहम सुरक्षा क्या होती है, तो हम हमारे विचारों का दमन करते हैं परिस्थितियों के अनुकूल, तो वो चीज़ हमारी अहम सुरक्षा होती है। और रूपांतरण मतलब कि हमारा जो शरीर है वो किसी और चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, तो ये चीज़ हमारी रूपांतरण के अंदर आती है, यानी कि कन्वर्जन के अंदर आती है।
नॉर्मली आप इस चीज़ को अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारा डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारा शरीर कुछ अलग प्रतिक्रियाएं देने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है तो अचानक से वो बच्चा बन जाता है, मतलब है तो बड़ा बट उसका व्यवहार बच्चे जैसा हो जाता है, बच्चों के साथ खेलता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है जिसको अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया हुआ है कि किस टाइम पे व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके सामने किस प्रकार की परेशानी आई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रूपांतरण में देखा था कि बच्चे को परीक्षा से डर लगता था तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती, तो उसका शरीर क्या हो गया, इस तरीके से उसके दिमाग ने उसके शरीर को इतना वीक कर दिया कि वो बुखार से पीड़ित हो गया। इसी तरीके से और भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर देखे और कुछ को अब हम लोग क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे कि एग्जाम में आपके इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास उदात्तीकरण करना। ठीक है, उदात्तीकरण होता है सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, समाज के कार्य से दमित इच्छाओं की पूर्ति करना ही हमारा सब्लिमेशन या फिर उदात्तीकरण प्रोसेस कहलाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे कार्य करती है आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कुछ ही एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँगी कि आप ऐसे समझो कि एक क्वेश्चन बनाते हैं कि एक पारिवारिक जो जोड़ा है वो क्या करता है, हर संडे को, मतलब संडे को ऑलमोस्ट सभी लोग फ्री रहते हैं तो वो अनाथ आश्रम में जो बाल गृह होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है वहाँ पर जाकर अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, क्योंकि उनके कोई भी बच्चे नहीं है, ठीक है, वो संतानहीन है, तो वो क्या करते हैं पूरा संडे जो होता है हर संडे को अपने परिवार वालों के साथ या फिर वो दोनों जोड़े वहाँ पर जाते हैं, पूरा अपना दिन व्यतीत करते हैं। तो वो किस प्रकार से अपने मानसिक संघर्षों का समाधान कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, हमारी उदात्तीकरण या फिर सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, और भी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं होते तो वो क्या करते हैं अनाथ आश्रम में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर दान करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो तो एक तो दान कर लेंगे, ठीक है, और वो अनाथ आश्रम में उन लोगों के साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, उनके अपने पेरेंट्स के नाम पर धर्मशालाएं वगैरह खोलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है कि व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने अंदर जो इच्छाएं थी, अपने अंदर बच्चे की जो इच्छा थी या फिर पेरेंट्स के साथ रहने की जो इच्छा थी, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, समाज का सहारा लेता है, समाज के दूसरे लोगों की मदद करके उसको ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मैं अपने खुद के पेरेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस हमारी आती है उदात्तीकरण के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति को अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो समाज से बहुत निराश है या फिर उसका किसी ने इंसल्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे कि अपन उसका एग्जाम्पल उठाते हैं, अमिताभ बच्चन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनकी पहले काफ़ी इंसल्ट की गई थी क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी नहीं थी, उनकी हाइट भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने उनको काफ़ी इंसल्ट किया, तो उन्होंने वो ठान लिया कि अब मुझे एक्टर बनकर ही रहना है। ठीक है, तो समाज को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपनी जो दमित इच्छाएं थी कि मुझे एक्टर बनना है उनको पूरा करने के लिए वो एक अभिनेता बन चुके हैं। तो ये प्रोसेस हमारी किसके अंदर आती है, उदात्तीकरण के अंदर आती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, समाज से वो काफ़ी निराश हो चुके थे, ठीक है, तो उसकी कमी को, उस दमित इच्छा को पूरा करने को उन्होंने क्या किया, एक्टर बन गए। ठीक है, तो अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका एक्टर बनना कौन सी प्रोसेस के अंदर आता है, उदात्तीकरण के अंदर आता है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है बट बहुत आसान तरीके से अपन लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं, युक्ताभ्यास करना। ठीक है, अब युक्ताभ्यास में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले युक्ताभ्यास का मीनिंग क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब बहाना बनाकर खुद को खुश रखना। मतलब यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन हम खुद को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारा बोल सकते हैं कि रैशनलाइजेशन के अंदर आता है। तो अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सोर ग्रेप्स टाइप, मतलब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि खट्टा होना, और दूसरा होता है स्वीट ग्रेप्स टाइप, मतलब कि एक तरीके से मीठा होना। तो ये दो कैटेगरी कैसे कार्य करती है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कमी या त्रुटि ढूंढना। तो हम लोग खुद को खुश करने के लिए हम लोग दूसरों के अंदर कमी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अंगूर हमें खाने नहीं है लेकिन हम लोग बहाना बना रहे हैं कि अंगूर काफ़ी खट्टे हैं इसलिए आप उसको नहीं खा पा रहे हो। ठीक है, तो दूसरों के अंदर कमी निकालना हमारा सोर ग्रेप्स टाइप होता है। ठीक है, मतलब कमी, हम दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं जबकि कमी हमारे अंदर है लेकिन हम खुद को ना देखते हुए दूसरों के अंदर कमी ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा सोर ग्रेप्स टाइप होगा। दूसरा अपन बात करते हैं स्वीट ग्रेप्स टाइप। अब इसके अंदर क्या आता है, तुच्छ या कम आंकना, हमेशा खुद को मतलब दूसरों को कम बोलना, जैसे कि आप सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, और आप दूसरों के अंदर कमी निकाल रहे हैं जबकि कमी हमारे खुद के अंदर होती है। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि पढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, पढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है ना। पढ़ना का स्वास्थ्य से कोई कनेक्शन नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन हम लोग दूसरों के अंदर कमी निकाल रहे हैं कि पढ़ने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब हमारी कमी छुपाने के लिए हम ये जो चीज़ है या फिर ये बात है किसी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये हमारा आता है स्वीट ग्रेप्स टाइप के अंदर, और पूरा यदि बात करें तो ये किसके अंदर आता है, युक्ताभ्यास के अंदर आता है। अब मैं बताती हूँ कि एग्जाम में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि शिक्षित पत्नियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। शिक्षित पत्नियां मतलब पढ़ी लिखी वाइफ जो होती है, एक व्यक्ति का स्टेटमेंट था ये, शिक्षित पत्नियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रदर्शित करता है या फिर ये कथन प्रदर्शित करता है, इतना ज़्यादा डिटेल भी वो नहीं देगा कि मानसिक संघर्षों का समाधान उस व्यक्ति ने किस प्रकार निकाला। बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे शिक्षित पत्नियां पसंद नहीं है, तो यह व्यक्ति का कथन क्या प्रदर्शित करता है, युक्ताभ्यास को, उदात्तीकरण को, आत्मीकरण को या फिर प्रक्षेपण को। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो फिर वहाँ पर आपको चूज करना था कि व्यक्ति क्या कर रहा है। व्यक्ति खुद की गलती, मतलब कि वो हो सकता है बंदा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो इसलिए वो बोल रहा हो कि शिक्षित पत्नियां मतलब पढ़ी लिखी औरतें, मुझे पढ़ी लिखी वाइफ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके की भावना शो हो रही है कि वो अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, युक्ताभ्यास, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में युक्ताभ्यास था, तो आप वहाँ पर वो टिक कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके 2 टाइप और होते हैं, सौर और स्वीट टाइप। तो सौर में क्या होता है, हम सिर्फ कमी ढूंढ रहे होते हैं, और स्वीट टाइप में होता है कि हम किसी को कम आंक रहे होते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपने देखा कि हम लोग शिक्षित जो पत्नियां होती है उसको कम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो पत्नियां हैं वो हमारे लायक नहीं है। तो ये युक्ताभ्यास हो गया। तो एक काम करते हैं, चारों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चारों पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था अहम सुरक्षा, मतलब क्या होता है, विचारों का दमन। हम अपने विचारों को दबा रहे हैं, अभी लॉकडाउन में हम लोग बाहर घूमना वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, विचारों का दमन कर रहे हैं। तो ये चीज़ किसके अंदर आएगी, अहम सुरक्षा के अंदर आएगी। रूपांतरण में क्या होता है कि हम अपने जो चीज़ रहती है उसके अंदर बदलाव कर लेते हैं या फिर परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि परीक्षा के दिन ही उस बच्चे का बुखार से पीड़ित हो जाना, या फिर कर्मचारी का किसी दबाव के कारण उसका कोई शारीरिक विकृति उसके अंदर आ जाना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, रूपांतरण के अंदर आती है। उदात्तीकरण क्या होता है कि समाज के कार्य से दमित इच्छाओं को पूरी करना। दमित इच्छाओं को पूरी करना मतलब कि कोई सामाजिक कार्य में लग जाना जिससे हम हमारे दुख को कम कर सके और हमारे अंदर संतोष की प्राप्ति हो सके। अगला है युक्ताभ्यास। युक्ताभ्यास में हमने क्या बोला कि बहाना बनाकर खुद को खुश रखने का प्रयास करना। अब हमने कुछ बहाना बना लिया है, हमने हमारी गलती क्या कर दी, किसी और के ऊपर डाल दी, तो वो स्वीट टाइप का हो जाएगा। और सौर टाइप के अंदर क्या हो जाएगा कि हम लोगों के अंदर क्या कर रहे हैं, कमी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती है। उसके बाद और कुछ बात करते हैं इसके अंदर हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, जैसे कि हमारे हमेशा हर एक दूसरे सीरियल में यही चीज़ होती है कि प्राथमिक अवस्था से बाल्यावस्था की तरफ गमन कर लेना प्रतिगमन के अंदर आता है। तो अब ये चीज़ कैसे होती है, प्रतिगमन कैसे कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक है, व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो क्या करता है वो लोग, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन आ गई तो वो एकदम से बच्चा बन जाता है, जानबूझकर नहीं, कि उसके दिमाग की जो अब उसकी स्मृति थी जो उसको टेंशन दे रही थी, वो स्मृति कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। मतलब कि हो सकता है कि एक दिन में या पिछले 1 घंटे में उसको जितनी भी ज़्यादा टेंशन हुई है तो वो सारी मेमोरी, उसकी स्मृति पूरी गायब हो जाती है। उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछले 1 घंटे में या पिछले 10 सालों में उसके साथ क्या हुआ था। वो डायरेक्टली बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है। तो प्रतिगमन में बालक क्या करता है, व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करता है, बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। उसकी जो याददाश्त होती है 10 से 12 साल पीछे या फिर जहाँ उसको सुखद अनुभूति होती है वहाँ पर जाकर रुक जाती है। जैसे बचपन में बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, खेल खेलना, अंगूठा चूसना, ठीक है, जो बचपन में बच्चे क्रियाएं करते हैं व्यक्ति उस तरीके से क्रिया करने लग जाता है। तो उस प्रकार के कार्य को कहा जाता है प्रतिगमन। मेन पर्पस क्या होता है, ये जो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेन पर्पस ये होता है कि आदमी को किसी भी तरीके से सुख की अनुभूति होना चाहिए। अब उसके लिए हमारा शरीर कुछ भी क्रिया कर सकता है, जैसे कि हमने सेकंड में पढ़ा था रूपांतरण में, बच्चे को फीवर हो गया तो घर वाले उसे स्कूल एग्जाम देने के लिए नहीं भेजेंगे, तो उससे क्या होगा कि सुख की अनुभूति होगी, एग्जाम का जो फियर था वो उसके अंदर अब खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाएगा। तो हमारा शरीर ही खुद ऐसी क्रियाएं कर लेता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो टेंशन था उस टेंशन को खत्म किया जा सके। तो प्रतिगमन आपको समझ में आया। प्रतिगमन के अंदर क्या होता है, प्राथमिक अवस्था से बाल्यावस्था की तरफ चले जाना हमारा प्रतिगमन कहलाता है। ओके,
आगे बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। अब ये प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए, निर्दयता के बदले दया का भाव प्रदर्शन करना हमारा प्रतिक्रिया निर्माण के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे कि एक व्यक्ति काफ़ी निर्दय है, ठीक है, निर्दयी मतलब कि बहुत बुरा इंसान है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक बहुत बुरा इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसको जानते हैं कि ये बहुत बुरा है, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, राजनेता वगैरह क्या होते हैं, हम बहुत सारे लोग उनकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते, तो वो उन लोगों के सामने खुद को ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे कार्य करता हूँ, देश सेवा के कार्य करता हूँ। तो निर्दयता के बदले खुद को अच्छा दिखाने का जो प्रदर्शन होता है ना, वो हमारा आता है प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपण की। तो प्रक्षेपण में क्या होता है, आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए दूसरों पर आरोप लगाकर स्वयं को आरोप मुक्त कर देना ही क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन, मतलब कि हमने हमारा जो गिल्ट था, हमारी जो गलती थी, उसका हमने किसी और के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, खुद बच जाएं और ये आरोप किसी और के ऊपर लग जाए। ठीक है, हम लोग नॉर्मली देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, कोई चोर है तो वो खुद को कभी भी चोर नहीं बोलता है, वो क्या करता है, हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देता है कि चोरी इसने करी है। ठीक है, जैसे नॉर्मली और एग्जांपल लो कि एक व्यक्ति आपको बहुत घृणा करता है, ठीक है, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए बोलते हो कि ये व्यक्ति मुझसे घृणा करता है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे, मतलब नॉर्मली कैसी चीज़ें होती है इसके अंदर कि आपका एक फ्रेंड है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या बताओगे, तो आप लोगों को ये बता सकते हो कि मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आप खुद को आत्मसंतोष दे दोगे कि हाँ आप उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है कि वो बंदा आपका व्यवहार पसंद नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को अच्छा अनुभव हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो ये चीज़ किसके अंदर आती है, हमारी प्रक्षेपण के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मीकरण। तो आत्मीकरण में क्या होता है, किसी और का प्रतिरूप बना लेना। किसी और का प्रतिरूप बना लेना मीन्स क्या होता है, जैसे कि आत्मीकरण और अनुकरण दो टाइप की चीज़ें होती है, तो इन दोनों का बहुत अच्छे से समझना। देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, किसी हीरो की छवि बनाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेना। ठीक है, हीरो की छवि बनाकर मतलब कि आप क्या चाहते हो कि आपकी भी एक हीरो जैसी लाइफ हो। ठीक है, आप भी अमिताभ बच्चन की तरह फेमस हो जाए, आप भी कैटरीना कैफ की तरह फेमस हो जाए, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी टेंशन आ रही है। तो आपने क्या करा है, उनकी तरह रहना फॉलो कर दिया, मतलब आप उनकी तरह रहते हैं, उनकी तरीके से बातें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उनके व्यवहार को अपने अंदर उतार लिया है, क्योंकि आपने देखा है अनुकरण क्या होता है, अनुकरण में हम चीज़ों को दोहराते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सामने वाला व्यक्ति कर रहा है हम उसकी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आत्मीकरण में पूरा अपने अंदर उतार लेना, मतलब दिन रात सोते जागते उठते बैठते आप बिल्कुल उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो सही है या फिर आप सही हो, मतलब इस तरीके से पूरा व्यवहार अपने अंदर उतार लेना, मतलब किसी हीरो की छवि बनाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब जिससे हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिससे हमें खुशी मिले। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हीरो ही, मतलब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो मुझे ये डाउट आया था, किसी ने सेंड किया था, किसी स्टूडेंट का ही डाउट था ये, कि बेहद प्यार करने वाला प्रेमी जो है प्रेमिका से बिछड़ जाने के बाद उसकी फ़ोटो से बात करके स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो यह किस प्रकार का समायोजन है, ये आपको दर्शाना था, मतलब आंसर आपको करना था। आत्मीकरण, क्षतिपूर्ति, प्रतिगमन या फिर मार्गंतीकरण। तो ऐसा क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ कि उसकी जो प्रेमिका है वो उससे बिछड़ गई है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी फ़ोटो से बात करके स्वयं को समायोजित करके रख रहा है, मतलब कि खुद को आत्मसंतोष की वो प्राप्ति कर रहा है। तो ये चीज़ भी हमारी किसके अंदर आएगी, आत्मीकरण के अंदर ही आएगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आत्मीकरण के अंदर होता क्या है कि व्यक्ति किसी की इमेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने देखा था कि हीरो बनना चाहता है तो वो बिल्कुल उसी की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इसके अंदर भी यही होगा कि उससे बिछड़ गया है, तो उसने क्या करा है, उस लड़की को उस फोटो के अंदर इमेजिन कर लिया है, तो वो डेली क्या करता है, उससे बात करता है जैसे कि वो उसके सामने ही बैठी हो। तो यह प्रकार किस प्रकार की समायोजन युक्ति है, तो ये हमारा एक प्रकार का आत्मीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसी डाउट से मुझे याद आया था कि मुझे आपको ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए, तो बहुत अच्छा किया उन स्टूडेंट ने जो ये डाउट मुझे सेंड किया। तो आप इसी तरीके से मुझे और भी आपके यदि डाउट्स आते हैं तो वो सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया है इसके लिए, ठीक है, CTET MPTET लेयर 3 करके, ठीक है, पर्टिकुलर CTET MPTET और जितनी भी TET एग्जाम्स होती है उसके लिए ग्रुप बनाया गया है। तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं CTET MPTET लेयर 3 करके।
ठीक है, वहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊँगी, तो वहाँ पर आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी सेशंस होंगे, तो आपके पुराने डाउट्स आपके सेशंस में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आत्मीकरण। ठीक है, अभी अपन इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन के अंदर क्या होता है? एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, तो व्यक्ति अपने संवेगों को वस्तु से हटाकर किसी और के ऊपर स्थापित कर देता है। ठीक है, ये मोस्टली आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में आपको ये चीज़ हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग जब ऑफिस में होते हैं या जब हम लोग स्कूल में होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो दिन भर हमारा इतना तनाव भरा निकलता है, इतना टेंशन भरा निकलता है कि हम घर जाकर ये जो तनाव या फिर ये जो टेंशन या फिर कोई गुस्सा होता है, तो वो हम हमारे बच्चों पर, ठीक है, या हमारे घर वालों के ऊपर, या हमारे पास कोई पेट एनिमल्स होता है तो उसके ऊपर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्योंकि हम लोग हमारे जो बॉस होते हैं उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी तनाव टेंशन होती है वो हम हमारे घर जाकर निकाल देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है? इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्षतिपूर्ति। अब ये क्षतिपूर्ति क्या होती है? तो बहुत आसान सी चीज़ है कि इसमें व्यक्ति वास्तविक या काल्पनिक योग्यताओं की पूर्ति क्षतिपूर्ति से करता है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो वो खुद को कमज़ोर, मतलब दुनिया की नज़रों में तो वो कमज़ोर बंदा हो गया क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, तो वो इसकी पूर्ति कैसे करेगा? खुद को किसी और काम में लगा देगा। जैसे कि वो बहुत अच्छा स्विमर, तैराक बन सकता है, वो गेम्स में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसकी पढ़ाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं जो मुश्किल से 12th पास भी नहीं की होती है, तो वो क्या करते हैं, क्रिकेट में मूव कर जाते हैं, तो कोई भी उनसे उनकी डिग्री नहीं पूछता। जैसे हमारे बहुत सारे बॉलीवुड में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कि 10th से ही डायरेक्टली, 12th से डायरेक्टली उन्होंने मीडिया ज्वाइन कर लिया था, बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया था, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई इतनी मायने नहीं रखती है। तो वो अपनी व्यक्ति यहाँ पर पर्टिकुलर अपनी कमजोरियों, अपनी क्षतिपूर्ति को छुपाने के लिए क्या करता है, किसी और बोल सकते हैं कि कोई और बिजनेस वगैरह हो गया, उसमें अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शारीरिक रूप से जो असक्षम बालक होता है, मतलब जो शारीरिक रूप से क्रिया नहीं कर सकता है, वो बौद्धिक रूप से खुद को काफ़ी सक्षम बना सकता है। कैसे? जैसे कि जो विकलांगता होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, तो उसके अंदर बच्चे इसको अपनी कमज़ोरी ना मानते हुए इसको अपना एक बहुत अच्छा बना लेते हैं कि वो यदि शारीरिक रूप से वीक भी है तो वो बौद्धिक रूप से, यानी कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम बन सकता है। तो इस तरीके से क्षतिपूर्ति होती है जहाँ पर व्यक्ति खुद को कमज़ोर लोग उसको कमज़ोर ना समझे, उसके लिए वो किसी और क्षेत्र में जाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी भी सही कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इन 11 पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो देखो, अगला पॉइंट है हमारा प्रतिक्रिया विस्फोट। इसका मीनिंग क्या होता है? हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना। अब आप ऐसा देखते हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहन कर रहे होते हैं, ठीक है, अचानक से हमारे अंदर अचानक से एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से हम काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है, 1 घंटे तक कंटिन्यूसली आप किसी की बातें सुन रहे हो, कोई आपको बहुत डांट रहा है, तो अचानक से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप उनको कुछ सामने से बोल देते हो कि आप मुझे क्यों सुना रहे हो। तो 1 घंटे तक आपने सहन करा, फिर अचानक से आप हिंसक हो गए, मतलब आपका फ्रेंड आपको कब से कुछ सुनाई जा रहा है, आपने उसको एक खींच के लगा दिया, तो अचानक से आपकी जो हिंसक प्रवृत्ति जागृत हुई है, आपने उसको एक लगा के दिया, एक चांटा मार दिया है, तो ये प्रवृत्ति आपकी कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है? प्रतिक्रिया विस्फोटक, या फिर विस्फोटक प्रवृत्ति आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 11 ही पॉइंट हो गए। अब अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके हिसाब से यदि आपका कोई पॉइंट जो बीच में आपको याद नहीं हो रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपनी सूखी रोटी हलवे से बेहतर होती है, यह किस प्रकार का मानसिक संघर्ष है? अहम सुरक्षा, युक्ताभ्यास, दमन, या फिर उदात्तीकरण। तो अपनी सूखी रोटी हलवे से बेहतर होगी, यह एक प्रकार का हमारा युक्ताभ्यास होता है, क्योंकि हमने देखा था कि युक्ताभ्यास के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहाना बनाकर खुद को खुश महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंदा क्या है, हलवा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब एक लग्जरियस जो लाइफ होती है जहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ व्यक्ति बिताता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण वो क्या बोलता है कि हमारी रोटी, मतलब हम जो सूखा जो भी खाना खाते हैं वो हलवे से बेहतर है। एक तरीके से आपका ये मुहावरा हो गया, मतलब कि अमीरी से अच्छी तो हमारी गरीबी है। तो ये किस प्रकार का मानसिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है? ये हमारा एक युक्ताभ्यास को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बेहतर नहीं बन पा रहे, तो हम हमारे पास जो है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश
कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए युक्ताभ्यास कहलाएगी। और युक्ताभ्यास के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो शोर पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हमने स्वीट। तो ये कौन सा वाला है? ये स्वीट वाला है, क्योंकि स्वीट वाले में हमने क्या देखा था कि हम दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अमीरी के अंदर गलतियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं तो हम अमीरों को भी क्या बोल रहे हैं कि अमीरों से तो ज़्यादा बेहतर हम लोग ही, मतलब हमने क्या करा, अमीर लोगों के अंदर कमियां ढूंढ दी है। तो ये हमारा स्वीट ग्रेप्स टाइप का बोल सकते हैं युक्ताभ्यास हो गया, ठीक है, रैशनलाइजेशन हो गया। और भी इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि अभी तो हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रयोग किया, तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे पास हो सकते हैं कि हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये चीज़ भी क्या हो रही है कि हम लोग हमारी बुरी जो चीज़ें उसको भी अच्छा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का युक्ताभ्यास के अंदर आता है। और भी बहुत सारे आप मुहावरे देख सकते हैं, मतलब अपन खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं कि अमीर के महल से तो हमारा झोपड़ी ही बढ़िया है, ठीक है, अमीर के महल से तो हमारी झोपड़ी ही बढ़िया है। मतलब हम अमीर वाला महल नहीं बना सकते, मतलब हम अच्छा घर नहीं बना सकते, तो उससे तो हमारा घर ही बढ़िया है। मतलब अमीरों से कंपेयर करके हमने खुद को बेहतर बनाया है। तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? युक्ताभ्यास कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको आज कमेंट करके अपने खुद से एग्जाम्पल बनाकर बताने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन के करीब पहुँच पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि अपनी सूखी रोटी हलवे से बेहतर होती है। ये एक प्रकार का हमारा युक्ताभ्यास है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक संगीत अध्यापक से जो संगीत अध्यापक हैं, टीचर हैं संगीत के, ठीक है, म्यूजिक वाले, उनके कान सामान्य से काफ़ी अधिक बड़े होने के कारण उनका यह कहना कि वह इससे आधी या फिर सूक्ष्म सूक्ष्म अवधारणाओं को भी समझ पाते हैं। क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर एक म्यूजिक टीचर हैं, उनके कान काफ़ी बड़े हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, कि इनके कान इतने बड़े हैं। तो वो लोगों को क्या दर्शाते हैं और वो खुद को क्या फील करवाते हैं कि उनके बड़े कान हैं, उसकी वजह से वो हर एक धुन को, हर एक जो भी ध्वनि होती है उसको काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। और इसी समझ के कारण आज वो संगीत टीचर है, म्यूजिक टीचर है। तो उनका यह प्रदर्शन क्या दर्शाता है? अहम सुरक्षा को, युक्ताभ्यास को, दमन को या फिर उदात्तीकरण को। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर युक्ताभ्यास को ही दर्शा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमारी कमी को क्या कर दिया है कि इसके अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा युक्ताभ्यास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कान अधिक बड़े थे। तो ऐसा तो है नहीं कि बड़े कान वालों के पास ज़्यादा शक्ति होती सुनने की, सभी की बराबर ही होती है। तो उन्होंने इस अवधारणा को मान लिया है कि मैं हर एक ध्वनि को, हर एक जो भी धुन होती है उसको काफ़ी अच्छे से अपने बड़े कानों के कारण समझ पाता हूँ। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी युक्ताभ्यास के अंदर आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से समझना, क्योंकि 11 ही पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। संतानहीन माँ के पेट का बढ़ना व दर्द का अनुभव होना क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझिए कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। एक संतानहीन माँ है जो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, लेकिन उसने ऐसा अपने खुद के माइंड में ऐसा सेट कर लिया है, क्योंकि उसके ऊपर इतना बोल सकते हैं कि इतनी टेंशन, इतना तनाव आ चुका है कि वो खुद को ऐसा समझती है कि वो माँ बनने वाली है, ठीक है। तो उसको पेट दर्द होना, उसका पेट का बढ़ना, उसको ऐसा फील होना, ये चीज़ें क्या प्रदर्शन करती है? अहम सुरक्षा, युक्ताभ्यास, दमन और रूपांतरण। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ हमारी कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ क्या हो गई, हमारी रूपांतरण कहलाती है। क्योंकि हमने देखा था कि बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके फियर से, उसके डर से उसको बुखार आ जाता है, तो उसका शरीर इस तरीके से कार्य करता है ताकि उसे संतोष, मतलब एक प्रकार से हैप्पीनेस फील हो, उसे खुशी फील हो। तो यहाँ पर इस माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसे इस तरीके से ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मैं भी माँ बन सकती हूँ। तो ये एक तरीके का क्या होता है, उसका शारीरिक रूपांतरण है। तो ठीक है, इस तरीके के यदि क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी कर्मचारी का अचानक से चोरी का आरोप लगने पर उसे हार्ट अटैक आ जाना, बच्चे को बुखार आ जाना, या फिर इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो ये एक तरीके का क्या होता है, रूपांतरण होता है ना, कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेम में निराश व्यक्ति का कवि बन जाना क्या कहलाता है? व्यक्ति प्रेम में काफी निराश था, ठीक है, तो वो कवि बन चुका है, अब वो कविताएं लिखता है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? अहम सुरक्षा, युक्ताभ्यास, दमन या फिर उदात्तीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि प्रेम में निराश कवि, प्रेम में निराश व्यक्ति जो है अब कवि बन चुका है। तो ये चीज हमारी उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है। सब्लिमेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि सब्लिमेशन में हमने क्या देखा था, सब्लिमेशन में हमने ये चीज देखी थी कि व्यक्ति क्या करता है, जैसे संतानहीन हो गया या फिर जिसके माता पिता नहीं होते तो वो अनाथ आश्रम में, बाल गृह में जाके लोगों की मदद करता है, समाज सेवाएं करता है, उनके नाम पर अलग अलग धर्मशालाएं खोलता है। इससे क्या होता है, समाज कार्य करके उसको संतोष की प्राप्ति होता है। तो ये यहाँ पर कवि क्या कर रहा है,
यही तो कर रहा है, अपनी कविताएँ करके लोगों का मन बहला रहा है, या फिर कवि का जो भी कार्य होता है अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर रहा है लोगों के बीच में जाकर। तो प्रेम में निराश व्यक्ति का कवि बन जाना एक तरीके से उदात्तीकरण की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है? और माता-पिता के वियोग में व्यक्ति का सामाजिक धर्मशालाएँ खोलना व दान देना क्या कहलाएगा? अभी अपन ने डिस्कस करा, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उदात्तीकरण कहलाता है, क्योंकि माता-पिता के वियोग में, ठीक है, व्यक्ति क्या कर रहा है, उनके नाम से सामाजिक धर्मशालाएँ खोल रहा है, पानी के अलग-अलग टैंक वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो सामाजिक संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उनके वियोग में। तो ये प्रक्रिया हमारी उदात्तीकरण कहलाती है। अगला देखिए, एक व्यक्ति का पूर्व प्राथमिक अवस्था से बाल्यावस्था की तरफ गमन कर जाना, तो इसका आंसर आपका यहीं पर छुपा हुआ है। जैसे ही आप देखो कि गमन आ रहा है, तो गमन आ रहा है मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिगमन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप देखो कि अभी जिस अवस्था में, मान लो कि वो प्रौढ़ावस्था से अचानक उस तनाव के कारण उसका जो स्मृति है वो पूरी तरीके से हट चुकी है, अब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया है, तो वो गमन कर गया है। आपने कभी कौन सी भी मूवी या कभी ऐसा देखा है कि व्यक्ति जो है अचानक से प्रौढ़ावस्था है फिर वयस्क अवस्था से डायरेक्टली अपने फ्यूचर में चला जाता है, अपनी वृद्धावस्था में चला जाता है? ऐसा तो होता नहीं है, रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है। हॉलीवुड में हो सकता है, टाइम ट्रैवलिंग वहाँ पर होती है। तो देखो, रियलिटी की यदि अपन बात करें तो व्यक्ति का अपनी अवस्था से पुरानी पुरानी जो अवस्था है, मतलब भूतकाल में चले जाना, पास्ट में चले जाना, बाल्यावस्था में गमन कर जाना, क्या चीज़ कहलाती है? प्रतिगमन कहलाती है। ओके, तो जैसे ही आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा, और भी कुछ एग्जाम्पल बन सकता है कि एक प्रौढ़ावस्था वाला व्यक्ति जो है अंगूठा चूस रहा है, अपने नाखूनों को जो है मुंह से काट रहा है, बचपना व्यवहार कर रहा है, मतलब बाल्यावस्था की तरह व्यवहार कर रहा है, खेल रहा है। तो ये चीज़ क्या प्रदर्शित करती है? तो ये चीज़ क्या प्रदर्शित करती है कि उसका प्रतिगमन हो चुका है, उसके ऊपर तनाव इतने बढ़ चुके थे कि उस तनाव का उस शरीर ने इस तरीके से चेंज कर दिया है कि अब वो बाल्यावस्था में जब उसे सुखद अनुभूति होती थी वहां पर चला गया। क्योंकि हमारे दिमाग का भी एक, बोल सकते हैं, एक लेवल होता है, उस लेवल से ज़्यादा वो टेंशन, उस लेवल से ज़्यादा वो तनाव को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भ्रष्टाचारी नेता जोर जोर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है, जबकि वो खुद भ्रष्टाचारी, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये चीज़ क्या प्रदर्शित कर रही है? प्रतिगमन को, प्रतिक्रिया निर्माण को, या फिर उदात्तीकरण को, और एक और ऑप्शन है आपके सामने, दमन को। तो आप बताइए कि एक भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, मतलब कि निर्दयी है लेकिन खुद को दयावान दिखाने की कोशिश कर रहा है, हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी? ये चीज़ कहलाती है प्रतिक्रिया निर्माण। उसने क्या करी? अपनी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर दिया। आप ऐसे याद रखो, है तो बहुत निर्दयी, है तो बहुत खराब, लेकिन वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। असामान्य मनोविज्ञान है ये एक प्रकार का, जो आज अपन पढ़ रहे हैं। एक बालक खिलौने, एक खिलौना जो खिलौने में होता है ना, घोड़ा, घोड़े की सवारी करते हैं बच्चे, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं। तो एक बालक खिलौने घोड़े की सवारी कर रहा है, बच्चा उस घोड़े को पीटता है और कहता है कि यह बहुत ज़्यादा बदमाश है। यह क्रिया क्या प्रदर्शित करे? मतलब बच्चे का बोलना कि ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, इसने मुझे गिरा दिया, जबकि उस घोड़े का कोई भी वहाँ पर रोल नहीं था जिसकी वजह से वो गिर सकता हो। तो गलती किसकी रही होगी? बच्चे की रही होगी। लेकिन उसका ये प्रदर्शित करना कि घोड़ा बहुत ज़्यादा बदमाश है, ये चीज़ क्या शो करती है? प्रक्षेपण को, प्रतिगमन को, प्रतिक्रिया निर्माण को, या फिर उदात्तीकरण को। तो आपको बताना है कि ये चीज़ यहाँ पर क्या शो कर रही है कि बच्चे का किसी और के ऊपर इस आरोप को डाल देना हमारा प्रदर्शित करता है प्रक्षेपण को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने क्या करा है? आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए अपना आरोप, अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल दिया। और हमने ये भी एग्जाम्पल देखा था कि चोर चोरी करने के बाद अपना आरोप किसी और के ऊपर डाल देता है, तो ये चीज़ हमारी प्रक्षेपण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? एक बालक बौद्धिक रूप से असक्षम होते हुए भी तैराकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये चीज़ क्या कहलाएगी? प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, क्षतिपूर्ति, या फिर उदात्तीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्षतिपूर्ति। क्योंकि पढ़ने में असक्षम है, वो पढ़ लिख नहीं पाता है, उसका इतना आईक्यू आप बोल सकते हो, या फिर उसको इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो वो किसी और तैराकी में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, मतलब शारीरिक क्रियाओं में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो ये चीज़ हमारी क्षतिपूर्ति कहलाएगी। ठीक है, अब देखो प्रतिगमन क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिगमन में हम लोग क्या करते हैं कि बालक बाल्यावस्था में गमन कर गया, मतलब बड़ा था लेकिन छोटा बन गया है। प्रतिक्रिया निर्माण में चोर दूसरों को चोर बता रहा है, तो वो प्रतिक्रिया कर रहा है। उदात्तीकरण में हमने वही चीज़ देखी थी कि समाज कार्य करके अपनी जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनमें संतोष की प्राप्ति करते हैं, तो वो चीज़ हमारी उदात्तीकरण होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। युद्ध स्थल पर बैठे जवान का अचानक से अपना सुरक्षा शिविर से बाहर आकर अंधाधुंध फायरिंग करना क्या प्रदर्शित करता है?
एक व्यक्ति मतलब युद्ध स्थल पर जवान रहते हैं, अचानक से वो अपने सुरक्षा शिविर से बाहर आया और फायरिंग उसने स्टार्ट कर दी। ये चीज़ क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया विस्फोट, क्षतिपूर्ति या फिर उदात्तीकरण। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया विस्फोट कहलाएगी, क्योंकि आप ऐसा समझो कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक बंदा बैठा हुआ है, हमारे देश का जवान, वो इतना परेशान हो चुका है क्योंकि सुबह शाम जो हमारी जो लाइन है वहाँ से फायरिंग होती है, पाकिस्तान वाले लोग अचानक से आके बम गिराकर चले जाते हैं, अचानक से फायरिंग कर देते हैं। तो वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि अचानक से वो बाहर आता है और फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया विस्फोट है, क्योंकि इतना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति हिंसात्मक हो जाता है। तो अंधाधुंध फायरिंग करना एक तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा? बी। ठीक है, प्रतिक्रिया विस्फोट। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप बोलेंगे कि कौन से चैप्टर का है, तो इसमें पूरा समायोजन आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज के अनुसार समायोजित होना होता है। ठीक है, और एक हमारा सामाजिकरण आ जाता है, क्योंकि इसमें हम अहम की बात करते हैं कि हम किस तरीके से मेंटली खुद को प्रिपेयर रख सकते हैं, तो वो चीज़ें आती है। ठीक है, और संवेगों पर हमारा नियंत्रण मतलब संज्ञान और संवेग, तो तीनों चैप्टर को मिलाकर एक कॉमन आपका ये टॉपिक बनाया गया है। तो आप इसको अच्छे से समझे। आप चाहें तो एक बार और अपन इसको रिवाइज भी कर सकते हैं शॉर्ट में, और फटाफट से सारे पॉइंट को अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अहम सुरक्षा की, यानी कि ईगो डिफेंस क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? अपने विचारों का दमन करते हैं, दैट्स कॉल्ड ईगो डिफेंस। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मीनिंग क्या होता है? कि रूपों का अंतरण कर लेना। बोले तो रूपांतरण मीनिंग क्या, कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने को खुद को खुश करने के लिए हमारे शरीर का क्या हो गया है? रूपांतरण हो गया है। मतलब एक बच्चा बीमार हो गया है, संतानहीन माँ का पेट बाहर निकल रहा है, तो वो खुद को मान रही है कि वो हो सकता है प्रेग्नेंट हो, इस तरीके से। और उदात्तीकरण सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन प्रोसेस में हमने दो टाइप देखे थे, सॉरी सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं, वो युक्ताभ्यास के अंदर था। ठीक है, तो उदात्तीकरण के अंदर हमने कौन सी प्रोसेस देखी थी? कि व्यक्ति क्या करता है? जो समाज कार्य करके अपनी जो दमित इच्छाएं होती है उनको पूरी करता है। और युक्ताभ्यास जो था हमारा, युक्ताभ्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के अंदर दो चीज़ें आती है। अब रैशनलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्वीट और सोर टाइप का। तो सोर टाइप में हमने क्या देखा था? कि हम लोगों की कमियां गलतियां निकालते हैं, और स्वीट टाइप में हम लोग क्या करते हैं? लोगों को तुच्छ या कम आंकते हैं खुद से, जैसे कि हम बेहतर हैं और दूसरे हमसे कमज़ोर हैं। हालांकि होते हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? खुद को खुशी देने के लिए हम खुद को बड़ा बनाते हैं और दूसरों को छोटा बताते हैं। तो वो स्वीट टाइप का हो गया। नेक्स्ट हमने देखा है प्रतिगमन। तो प्रतिगमन में क्या होता है? गमन कर जाना, मतलब व्यक्ति जिस अवस्था से उससे बाल्यावस्था में चला जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, चोर कभी भी खुद को चोर नहीं बताएगा, निर्दयी होते हुए भी वो खुद को क्या बताता है? दयावान बताता है। प्रक्षेपण का मीनिंग क्या होता है? प्रक्षेपण का मीनिंग ये होता है कि खुद की संतुष्टि के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? प्रक्षेपण कहलाएगी। आत्मीकरण में हमने देखा था कि फोटो से बातें करता है व्यक्ति। ठीक है, जैसे प्रेमिका चली गई तो उसकी फोटो से वो बात कर रहा है, इस तरीके से ये चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारी आत्मीकरण के अंदर आती है। मतलब खुद को उसमें इमेजिन कर लेना, इमेजिन नहीं कि सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, हमेशा, मतलब एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस आप इसको बोल सकते हो। हमेशा उससे बातें करना, उसको ऐसा लगता है कि ये रियल है, कि मेरे सामने बैठी हुई है, तो खुद उसकी छवि बना लेना अपने सामने, या उसकी छवि को अपने अंदर उतार लेना, हमारा आत्मीकरण कहलाता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? संवेगों का प्रदर्शन खुद पर ना करते हुए या फिर किसी और पर ना करते हुए किसी और के ऊपर ही कर देता है। जिसके ऊपर करना चाहिए उस पर ना करते हुए किसी और के ऊपर अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे कि पिता जब कार्यालय से लौटता है तो वो अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देता है, तो दैट्स कॉल्ड विस्थापन। ठीक है, क्षतिपूर्ति की अपन बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति क्षतिपूर्ति में क्या होगा? जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो बौद्धिक रूप से खुद को स्ट्रांग बना लेगा, जो बौद्धिक रूप से कमजोर है वो शारीरिक रूप से खुद को स्ट्रांग या मजबूत बना लेगा। इसी को बोला जाता है क्षतिपूर्ति। और एक्टिंग आउट यानी कि प्रतिक्रियात्मक विस्फोट क्या होता है? अचानक से किसी भी व्यक्ति की हिंसात्मक प्रवृत्ति का जागरूक हो जाना हमारा प्रतिक्रियात्मक विस्फोट कहलाता है। जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव सहन नहीं कर पा रहा है, तो उस तनाव के चलते उस व्यक्ति की हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है जागृत हो चुकी है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। ओके, तो ये हमारा सेशन आज का, जिसके अंदर हमने ये सारी नई नई चीज़ें पढ़ी। और टेलीग्राम पर मैंने आपको कल क्विज़ इसीलिए करवा दी थी, जो कि आपका टेलीग्राम पर कल क्विज़ सेशन हुआ था, जिसके अंदर आपको एक क्विज़ पहले ही दे दी गई थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आज अपन ने डिस्कस भी कर लिए, तो कल जो भी आपके डाउट रह गए थे वो आज अपन ने डिस्कस कर लिए।
और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि किस तरीके के आपके सेशन होने वाले हैं, किस तरीके से अपन मतलब PDF वगैरह सारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपको पता है टेलीग्राम पर क्वीज़ होते हैं, ठीक है, 30-30 10-10 क्वेश्चन के अपन लोग क्वीज़ करते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी वहाँ से भी हो जाती है। ओके, तो आज का सेशन बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और हाँ, आपके प्रीवियस सेशन के जो डाउट थे वो डाउट भी अभी अपन क्लियर कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने देखे थे कमेंट्स में रखे हुए थे, तो उनको अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सारे डाउट तो नहीं, जितने अभी तक मैंने कमेंट में निकाले हुए हैं, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि आपको क्या क्या डाउट आ रहे थे, तो वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट था। मोस्टली आपको 2 क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे, सभी का ऑलमोस्ट डाउट यही था। तो आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लेकर आएंगे? तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे। तो इसका आंसर अभी भी कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ना ही मैं आंसर ए से सेटिस्फाई थी जो आप लोग बता रहे थे कि इसका आंसर ए होना चाहिए। ना ही इसका आंसर ए हो सकता है, ना ही सी हो सकता है। आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपका जो यूपी टेट का जो एग्जाम था, ये 2018 के पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, उसमें आप बताया हुआ है। और इसी क्वेश्चन पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाए थे, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम को देने गया था वो इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका पूरा चला था, इस पर केस भी हुआ था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप चेंज करिए या सभी बच्चों को आप +1 मार्क्स दीजिए। तो उन्होंने इसको चेंज करने की बजाय सेम आंसर रखा कि इस प्रकार के बच्चे की जो विकृति होती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, उसे इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस आंसर का यही आंसर कंसीडर किया गया था कि इसका आंसर सी होगा। ना आप इस पे नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, और ना ही आप उसे पहली पंक्ति में बिठाकर उसके ऊपर कड़ी नज़र रख सकते हैं। यदि आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो आप जो यूपी बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 2018 का ये पेपर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गया था क्वेश्चन। मतलब ऐसे जाते हैं ना आप लोग, देखते हैं कि क्वेश्चन पर आप केस कर सकते हो, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पर गया था, लेकिन उन्होंने इसको कंसीडर करने से मना कर दिया, नन ऑफ दिस। और उन्होंने यही कंसीडर किया था कि उसे शामपट आदि साफ करने का काम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको आंसर सी बताया था। देखो, एक आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 11 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंदर किसे महत्व दिया गया? गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के अंदर। तो इसका आंसर डी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे हो सकता है? सिर्फ भौतिक संसाधनों पर अपन डिपेंड कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव, ठीक है, ज्ञान के संदर्भ में आप मान सकते हो संरचित अनुभव वही होते हैं कि बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान दो, उनको आप प्रायोरिटी पर लेकर आओ, उनके साथ मतलब उनके अनुभव के साथ आप उनको अध्ययन करवाओ, और पाठ्यक्रम सुधार पर भी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अपन एक काम करेंगे, एक जो NCF है कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ये जो डाउट है NCF को लेकर ये क्लियर हो पाए। ओके, तो प्रीवियस आपके जो डाउट थे प्रीवियस सेशन के, वो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। ओके, तो आज के सेशन को अपन यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।